हम देखेंगे डीबीएमएस सब्जेक्ट में नेट या गेट एग्जाम में जो पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम पूरी हर एक टाइप की फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है, तो सपोज हमारे पास कोई सी भी टेबल है, टेबल का नाम कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ क्या है, हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है। कॉलम्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो उन एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप ये बताती है, ठीक है, मतलब किस तरह से एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज क्या होती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। या क्या एक एट्रीब्यूट की हेल्प से हम दूसरे एट्रीब्यूट को पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, क्या आपके पूरी क्लासरूम में आप सिर्फ नेम से किसी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब कि अगर सिर्फ आपने नेम बोला, नाम कुछ भी बोल दिया, आपने रोहन बोल दिया, ठीक है, तो क्या वो रोहन नाम बोलने से क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट खड़ा होने वाला है, मतलब कि क्या है कि आप नाम से किसी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो, या क्या ऐसा है, या नाम के साथ आपको लास्ट नेम भी लेना पड़ रहा है तब जाके कोई एक ही स्टूडेंट खड़ा हो रहा है। तो हम बोलेंगे नेम और लास्ट नेम मिलके क्या कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज हमारे पास ये क्या है, एक टेबल है, ठीक है, ये दो टेबल्स हैं, ये पहली टेबल, ये दूसरी टेबल, यहाँ पे है ये एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय नेम है, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है इस पूरी को हम समझेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे भी एम्प्लॉय नेम है। पहले हम ये देखते हैं कि क्या, जैसे मैंने बोला कि 101 एम्प्लॉय आईडी 101, तो क्या हमें एक डेफिनेटली एक ही एम्प्लॉय मिलने वाला है उससे रिलेटेड। तो अगर हम इस पर्टिकुलर टेबल में देखें तो यहाँ पर 101 बोलने पर हमें ये वाला एम्प्लॉय भी मिल रहा है और दूसरा हमें क्या मिल रहा है, ये जो दूसरा एम्प्लॉय मिल रहा है वो भी क्या है, ए ही है, ठीक है। दोनों केसेस में हमें क्या मिल रहा है, ए ही मिल रहा है, 101 बोलने पर ए ही मिल रहा है, ठीक है। ये रिपीटेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि इसको कोई एक बार यहाँ बोनस मिला, दूसरी बार यहाँ बोनस मिला, ठीक है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पे ये पहले प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ये दूसरे प्रोजेक्ट पे भी यही एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो रिपीटेशन के यहाँ रीजंस हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने 101 बोला तो आपको वो एक ही एम्प्लॉय मिल रहा है जिसका नाम क्या है, ए है, मतलब कि एम्प्लॉय आईडी क्या कर रहा है, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय नेम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। बाकी केसेस में भी वेरीफाई करके देख सकते हैं, 102 पे आपको बी ही मिल रहा है, 103 पे आपको सी ही मिल रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप इस टेबल में देखो तो यहाँ पर 102 पर तो बी मिल रहा है, ठीक है, 103 पर सी मिल रहा है, लेकिन 101 जब आपने बोला तो दो एम्प्लॉयज खड़े हो गए, ए और एन। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो एम्प्लॉय आईडी है आपका यूनिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय आईडी जो है वो एम्प्लॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। अब इसी से रिलेटेड तो हम इस वाले केस में तो बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी पर डिपेंड कर रहा है, क्या डिपेंड कर रहा है, एम्प्लॉय का नेम, ओके। लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी पर एम्प्लॉय का नेम डिपेंड नहीं कर रहा है, वो कुछ और भी चीजों पर डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो यही चीज होती है हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिसको बोला जाता है ए टेंड्स टू बी, इस तरह से इसका सिंबल होता है। जब भी आपको ये सिंबल मिले तो आप क्या बोलोगे कि बी को हम ए की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं, या ए जो है वो बी को डिटरमाइन करता है, ठीक है। मतलब जैसे ही आपने ए में से कोई सा एक नंबर या कुछ भी उठाया, ए एट्रीब्यूट में से कोई सा भी आपने एक नंबर उठाया, तो उस केस में आपको बी का कोई एक ही नंबर मिलने वाला है। इसीलिए ये जो बोला जाता है ना, T1 ऑफ ए इज इक्वल्स टू T2 ऑफ ए। T1 और T2 क्या है, टपल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर ये वाली टपल है T1, ठीक है, ये वाली पहली टपल क्या है आपकी, T1 है, ओके, और ये टपल क्या है आपकी, T2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि T1 पे यहाँ पे क्या है, 101 है, यहाँ पे भी क्या है, 101 है, ठीक है। तो दोनों की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो आप इस दूसरे वाले में, इसको अगर मैं ए से डिनोट करूं, ठीक है, और इसको अगर मैं बी से डिनोट करूं, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इस पर्टिकुलर टपल में ये जो एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम है, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, दोनों टपल्स में क्या है, 101 और 101 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी देख सकते हो कि इस बी एट्रीब्यूट के लिए भी इनकी वैल्यूज क्या है, सेम है। यहाँ पर भी ए मिल रहा है, यहाँ पर भी ए मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कि T1 ऑफ बी इज इक्वल्स टू T2 ऑफ बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ए की हेल्प से हम इजीली बी को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिल रहा है, यहाँ पर T1 ऑफ ए इज इक्वल्स टू T2 ऑफ ए,
बट T1 ऑफ B इज नॉट इक्वल टू T2 ऑफ B, ठीक है, इस टपल में और इस टपल में ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, जबकि ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले केस में ये होल्ड कर रहा है, ठीक है, लेकिन इस वाले केस में ये होल्ड नहीं कर रहा है। हम नहीं बोल सकते हैं कि EID जो है उसकी हेल्प से हम ई नेम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी का। अब आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। अब बात आती है फंक्शनल डिपेंडेंसी के टाइप्स। तो सबसे पहली जो आती है वो होती है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि फंक्शनल डिपेंडेंसी को इससे क्या किया जा रहा है, डिनोट किया जा रहा है कि बी को हम ए की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ए में जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट हो, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला था कि नेम और लास्ट नेम एक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे, तो उस केस में ए में आ जाएंगे नेम और लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी तब बोला जाता है जब हम ए में से किसी एट्रीब्यूट को हटा दें तो वो डिपेंडेंसी होल्ड नहीं करेगी। जैसे यहाँ पर देखो ए के अंदर है एम्प्लॉय आईडी और क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो कुछ इस तरह से है। इन दोनों चीजों की हेल्प से हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, मार्क्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो अगर मान लिया मैंने इसमें से एम्प्लॉय आईडी को हटा दिया तो क्या हम सब्जेक्ट की हेल्प से मार्क्स को डिटरमाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सपोज यहां से मैंने एम्प्लॉय आईडी को हटा दिया, मैंने बोला जावा, तो यहाँ पे जावा की तो आपको 2 रोज मिल रही, ये छोटा डेटाबेस है तो यहाँ पे 2 ही मिल रही है। अब मान लिया कि 20 स्टूडेंट्स हैं तो वहां पे 20 ही स्टूडेंट्स के लिए जावा सब्जेक्ट की एंट्री होगी, ऑब्वियसली होगी, ठीक है। और जैसे ही आप जावा बोलोगे तो आपके पास 20 स्टूडेंट्स के क्या आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सब्जेक्ट जो है वो मार्क्स को यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने सपोज सब्जेक्ट को हटा दिया तो क्या एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से हम मार्क्स को, सॉरी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ गया, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आप कर दीजिएगा, तो क्या हम स्टूडेंट आईडी की हेल्प से मार्क्स को डिटरमाइन कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्टूडेंट की एक बार 101 और एक बार 101 वापस, मतलब दोबारा क्या है इसकी एंट्री है, ठीक है। क्यों एंट्री है? क्योंकि उसने जावा का भी पेपर दिया था, सी का भी दिया था, ठीक है। ऐसे ही 20 स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने 5-5 सब्जेक्ट्स का पेपर दिया होगा, तो 100 एंट्रीज होंगी, ठीक है। तो इसी तरह से तो जैसे ही मैंने बोला 101, तो क्या मुझे गारंटी है कि मुझे एक ही बार मार्क्स मिलेंगे? डेफिनेटली नहीं मिलेंगे, मुझे यहाँ पे 2 बार मिल रहे हैं। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि स्टूडेंट आईडी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ओनली मार्क्स को डिटरमाइन कर सकते। तो यहाँ पर ये क्या है, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, मतलब हम इनमें से किसी एक को भी हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये मार्क्स जो है पूरी तरह से इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसके अपोजिट आती है हमारी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिसमें क्या होता है कि मान लिया जैसे यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो कुछ इस तरह से है। सब्जेक्ट का आईडी है, ठीक है, और दूसरा क्या है, सब्जेक्ट है। मान लिया हमें कुछ इस तरह से फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है और बोल रखा है कि उस पर टीचर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो क्या ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली सब्जेक्ट पर। मतलब यहाँ तो अगर हम ओनली सब्जेक्ट ले तो भी हमें पता चल जाएगा कि जावा जो है वो टीचर एक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए सब्जेक्ट आईडी का होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट आईडी पे भले ही डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर मैंने चलो ओनली सब्जेक्ट को यहाँ से हटा दिया तो हम सब्जेक्ट आईडी से भी बता सकते हैं कि टीचर कौन है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को हटा देती हूँ तो भी मुझे मेरी ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो होल्ड करेगी। हम मात्र सब्जेक्ट आईडी देख के भी टीचर बता सकते हैं, मात्र हम सब्जेक्ट देख के भी क्या बता सकते हैं, टीचर बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जब ये वाला जो एट्रीब्यूट है किसी एक पर या इनमें से कोई एक एट्रीब्यूट हटा देने पर भी डिपेंडेंसी क्या करे, होल्ड करे, ठीक है। तो ये होती है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसके बाद होती है हमारी ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। आपने ट्रांजिटिव तो पढ़ा ही होगा, इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी, तो ऑब्वियसली ए इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी आ रहा है कि अगर हम ए से हम बी को डिटरमाइन कर सकते हैं, बी से हम सी को डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम ए से सी को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डिपार्टमेंट की हेल्प से एचओडी को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि जैसे ही हमें किसी ने बोला सीएसई डिपार्टमेंट, तो जो उसके एचओडी होंगे वो एबीसी। जैसे ही किसी ने बोला एमबीए तो उसके एचओडी क्या होंगे, पीक्यूआर होंगे, ठीक है। अब
ऑब्वियसली ये जो एज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, तो एज डिपेंड कर रही है एचओडी पे, ठीक है। तो अगर हमें बोल दिया कि ए मतलब एचओडी का नाम बोल दिया तो हम उनकी एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें बोल दिया एचओडी का नाम है पीक्यूआर तो भी हम उनकी एज बता सकते हैं, ठीक है। तो एज किस पे डिपेंड कर रही है, एचओडी पे। एचओडी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, डिपार्टमेंट पे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी जो यहाँ पे डिपेंडेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ए टेंड्स टू बी है, बी टेंड्स टू सी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट की हेल्प से हम एज को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। इसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोला जाता है, ठीक है। आती है हमारी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है पहले इसको समझ लो। मान लिया कि कुछ इस तरह से है, यहाँ पे मैंने लिखा है बी ए और यहाँ पे लिखा बी और यहाँ पे भी आ जाता है ए, ठीक है। या फिर यहाँ पे मैंने लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है बी और यहाँ पे भी क्या आ जाता है, बी आ जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये जो ए है जिसको हम डिटरमाइन कर रहे हैं वो किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये किसका सबसेट है, इसका सबसेट है, ठीक है। यहाँ पर भी ये किसका सबसेट है, जिसको हम डिटरमाइन कर रहे हैं वो इसका क्या है, सबसेट है, ठीक है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मान लिया कि क्या है कि यहाँ पे रोल नंबर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट है, ओके। और यहाँ पर मान लिया कि क्या है, अगेन रोल नंबर है, ठीक है। अब मान लिया कि ओनली हम रोल नंबर की हेल्प से किसी स्टूडेंट को मतलब यूनिकली नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में 101 से 100 तक क्या है, रोल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, डिपार्टमेंट को कंबाइन कर दिया। अब अगर मैंने बोला कि रोल नंबर 101 सीएससी डिपार्टमेंट, तो हम इजीली उस स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये रोल नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये रोल नंबर क्या है, सबसेट है, किसका, इसका सबसेट है। यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि ये जो बी है ये किसका सबसेट है, इस ए का क्या है, सबसेट है। अब यहाँ पर क्या प्रॉपर सबसेट नहीं आएगा, यहाँ पर ये सिंबल आएगा, क्योंकि ट्रिवियल डिपेंडेंसी तब भी बोला जाता है जब कुछ ऐसा केस हो या कुछ इस तरह से केस हो, तो इसको भी क्या बोला जाता है, ट्रिवियल डिपेंडेंसी बोला जाता है। जैसे कि आपको रिलेशनशिप दे दिया, रोल नंबर डिटरमाइंस रोल नंबर, ऐसा कुछ दे दिया, तो ये भी क्या है, ट्रिवियल डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है ट्रिवियल डिपेंडेंसी। इसी के जस्ट अपोजिट क्या होती है, नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी होती है, जिसमें ऐसा सबसेट वाला रूल जो है वो होल्ड नहीं कर सकता है। जिसका सिंपल सा है कि अगर हम सीधे से ओनली क्या कर सकते हैं, रोल नंबर की हेल्प से स्टूडेंट को का नाम हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो ठीक है, ये क्या है, हमारी नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसे ट्रिवियल कब बोला जाता है, जब ये जो बी है मतलब ये यहाँ पर जो आ रहा हो एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड, वो लेफ्ट हैंड साइड के एट्रीब्यूट्स का क्या हो, सबसेट हो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी पे। इसको समझने के लिए ना एक इंपॉर्टेंट सा, एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज यहाँ पर आ जाता है आपके बुक का नाम, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपके ऑथर का नाम। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, आपके लेक्चरर का नाम, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये मैंने कहाँ से लिए, विकिपीडिया से लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको ऐसा ही मिल जाएगा, उसी एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बुक्स आपके पास अलग अलग है, एक है डीबीएमएस सब्जेक्ट। अब ऑब्वियसली आपकी जो लाइब्रेरी है उसमें डीबीएमएस की सिर्फ एक ही ऑथर की बुक नहीं होगी, एक हो सकता है कोल्थ के राइटर की बुक है, ठीक है। यहाँ पर डीबीएमएस की आपके पास एक और बुक है आपकी लाइब्रेरी में जो कि है नवाथे, ठीक है। अब आपको इसी टेबल में स्टोर करना है कि डीबीएमएस सब्जेक्ट पढ़ाते कौन है, ठीक है। अब डीबीएमएस सब्जेक्ट आपके पूरे कॉलेज में ना दो टीचर्स पढ़ाते हैं, एक है ए और दूसरे क्या है, बी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओनली लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने ए, ठीक है। तो यहाँ पर बी के साथ में क्या हो जाएगी, नाइंसाफी की, उनका रिकॉर्ड तो मैंने स्टोर ही नहीं किया है, ओके। अब यहाँ पर भी मुझे रिपीटेशन क्यों करना पड़ा है, क्योंकि अगर आप अब यहाँ पे रिपीटेशन जरूरी था। मान लिया ये रिपीटेशन आपने नहीं किया, मतलब ए को यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उस केस में प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि ये ऐसा महसूस होगा कि कोल्थ की बुक से टीचर ए पढ़ाते हैं और नवाथे की बुक से क्या पढ़ाते हैं, टीचर बी टीच करते हैं, ठीक है। इस चीज को आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में और ज्यादा समझोगे, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ए लिखा। लेकिन इस केस में तो बी के साथ नाइंसाफी होगी क्योंकि बी का तो हमने कहीं डेटा स्टोर ही नहीं किया है। तो अगेन मुझे इन्हीं सेट ऑफ वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, डीबीएमएस कोल्थ और फिर मैंने लिखा बी, ओके। और अगेन मुझे लिखना पड़ेगा डी
DBMS और फिर वापस से मैंने लिखा नवाथे, और अब मैंने क्या लिखा है, टीचर बी के नेम को क्या किया है, रिपीट किया है। तो अब किसी इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे बी की इंफॉर्मेशन ना स्टोर की होती, हाँ, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता ए और यहाँ पे लिख दिया होता बी, तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन गलत जा रही थी। इसीलिए अब मैंने क्या कर दिया है, रिपीट इसको करना पड़ा है। ये मल्टीपल वैल्यूज जब होती है किसी एट्रीब्यूट की, तो हमें ये काम करना पड़ता है, और वो चीज आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पढ़ोगे। अब सपोज ऐसा है कि इसी तरह से आपके पास कोई सा और सब्जेक्ट है, मान लिया कि सी, ओके। अब सी की भी आपके पास दो बुक्स हैं, एक है मान लिया यशवंत कानिटकर जी की, ठीक है, एक और किसी भी और राइटर की बुक है, ओके। तो आपने यहाँ पर लिख दिया किसी भी और भी, जिस भी राइटर की बुक लिखी है आपने यहाँ पे रख दी है, स्टोर कर दी है। अब उसको भी दो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, सी और डी करके दो टीचर्स हैं, मे बी सी डी ई तीन टीचर्स हो, तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं को रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे आप ये बता सकते हैं कि क्या ऑथर और लेक्चरर का आपस में कोई कनेक्शन है? नहीं है, ये दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन जैसे ही मान लिया कि DBMS की कोई सी और बुक आती है हमारी लाइब्रेरी में, DBMS की कोई सी भी और सिंग राइटर करके किसी की बुक आती है, तो मुझे ये जो एंट्री है, मुझे यहाँ पर ए के लिए भी इसको रिपीट करना पड़ेगा, और फिर इसी बुक को मुझे फिर से किसके लिए रिपीट करना पड़ेगा, बी लेक्चरर के लिए भी क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। भले ही ऑथर और लेक्चरर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, दोनों इंडिपेंडेंट थे आपस में, ठीक है। लेकिन किसी, या मान लिया कि कोई और टीचर यहाँ पे आते हैं सी करके, तो मुझे कोल्थ, नवाथे, सिंह, इन तीनों के लिए उन दोस्त को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, ओके। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी बोला जाता है, ठीक है। तो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी तब एग्जिस्ट होती है जब हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है, इन अ रिलेशनशिप। एंड फॉर अ वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, मतलब वाई की भी कुछ सेट ऑफ वैल्यूज है, तो DBMS के लिए तीन वैल्यूज हो गई, कोल्थ, नवाथे एंड सिंह, ठीक है। इसी तरह से DBMS के लिए जेड की भी तीन वैल्यूज हो गई, ए, बी एंड सी, अगर सी को भी हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इन अ रिलेशनशिप एंड फॉर अ value of x there is a well defined set of values of y and a well defined set of values of z. However the set of values of y is independent of set z, ठीक है। तो जबकि y और z आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर हम किसी एक में कुछ एडिशन कर रहे हैं तो मुझे दूसरे का भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। कोई एक नया ऑथर आता है तो उस केस में मुझे ए के लिए भी उस रो को लिखना है, बी के लिए भी, सी लेक्चरर के लिए भी लिखना है, या कोई नया लेक्चरर आता है तो उस केस में मुझे तीनों राइटर्स के लिए एंट्रीज को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो इस चीज को बोला जाता है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से क्या किया जाता है, दो एरोज से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से डिपेंडेंसी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है, क्योंकि इसकी भी कुछ सेट ऑफ वैल्यूज है, इसकी भी कुछ सेट ऑफ वैल्यूज हैं, और दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। तो इस चीज को क्या, और दोनों डिपेंड किस पे कर रहे हैं, एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इस चीज को बोला जाता है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी।